वापस से लेके आया हूँ बेटा ई-रेडियो में साउंड 8th का पार्ट नंबर 3। इससे पहले बच्चों मैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 पे आइए। बेटा आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है साउंड चैप्टर का, बिकॉज आज हम 3 बेसिक टर्म समझेंगे जो एसोसिएटेड है विद साउंड, और ये टर्म्स आपकी 9th में फिर से रिपीट होंगी। तो बच्चों इनको जरा ध्यान से पढ़ना। पहली टर्म है एम्पलीट्यूड, दूसरी टर्म है टाइम पीरियड और तीसरी टर्म है फ्रीक्वेंसी। घबराने की बात नहीं है बच्चों, इसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे, बड़ी ही आसानी से समझेंगे। बेटा एक साउंड क्या होती है? साउंड एक वेव होती है। हमने देखा था साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है। सो वेव जो प्रोपोगेट करती है वो कुछ इस तरीके से करती है। ठीक है, मैं ज्यादा लंबी नहीं बना रहा हूं। तो साउंड जो प्रोपोगेट करती है कुछ इस तरीके से करती है। बेटा ये वेव को समझने के लिए हम एक बहुत बेसिक चीज को समझेंगे, पेंडुलम। ये वेव ज्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं, पर पेंडुलम के बारे में सब बच्चों को पता है। छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा हुआ है। पेंडुलम क्या होता है बेटा? एक ऐसे स्ट्रिंग से एक बॉब जो है वो लटका हुआ रहता है। ठीक है बेटा, जैसे कि ये समझो एक पेंडुलम है। ठीक, अब मैं इसको यहां छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब वर्ड आया बेटा ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब होता है टू एंड फ्रो, एक जगह से दूसरी जगह पे। अब समझो बच्चे कि आप घर से निकलते हो, ये आपका घर है, घर से आप बाहर निकले, आप 100 मीटर इस तरफ चले गए, ठीक, और वहां से घूम के फिर से आप 100 मीटर इस तरफ आ गए। तो आप जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन पे आए, फिर 100 मीटर आप इस तरफ चले गए, ठीक, और फिर वहां से मुड़ के फिर वापस आप आए। तो ये जो आपकी मोशन हो रहा है, दिस इज टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन पोजीशन। आपकी मीन पोजीशन से आपका टू एंड फ्रो, जाना आना, जाना आना। तो पेंडुलम में कुछ इसी तरीके से करता है बच्चे। अगर मैं इसको बॉब को पकड़ के ऐसे लाके छोड़ दूं तो ये यहां पे लटका तो नहीं रहेगा, ये ऐसे आएगा और यहां आके वापस रुक नहीं जाएगा, ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो अगर मान लो बॉब यहां पहुंचता है, ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, तो यहां से ये वापस आएगा। इस पोजीशन को मैं ए बोल देता हूं, इस पोजीशन को मैं बी बोल देता हूं। सो बी से वापस इधर आएगा और ये ए पे आकर रुकेगा नहीं, ये शूट कर जाएगा और यहां पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इस पोजीशन को मैं सी बोलता हूं। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो यहां से फिर से वापस ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया? ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। क्यों हो गया ऑसिलेटरी मोशन? चीजें टू एंड फ्रो हो रही है बच्चे। क्या हो रही है? टू एंड फ्रो हो रही है। सीधी सी बात है, कोई भी मोशन के अंदर अगर चीज टू एंड फ्रो होती है तो उसे ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये चीज क्या हो रही है? टू एंड फ्रो हो रही है, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ठीक। बी से सी, सॉरी ए से बी पे छोड़ा, बी से ए आया, ए से सी आया, सी से फिर ए आया, ए से फिर बी गया, और इस तरीके से पेंडुलम चलता रहेगा। इस तरीके से पेंडुलम चलता रहेगा। तो बेटा जो ये ए पोजीशन है इसकी, इसको मैं बोलता हूं मीन पोजीशन। क्या बोलता हूं बच्चे? मीन पोजीशन। और जो इसकी बी और सी पोजीशन है, इनको मैं बोलता हूं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। अब यही चीज वेव पे समझिए। वेव कैसे चल रही है? इस तरीके से। या समझिए स्ट्रिंग है, मैंने इसको ऐसे खींच के छोड़ दिया, सो पार्टिकल इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं, जस्ट लाइक पेंडुलम। कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने पेंडुलम समझ लिया, आप ये भी समझ लेंगे। तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन, जस्ट लाइक पेंडुलम।
जैसे कि यहाँ पे ए पोजीशन है, इसको आप बिल्कुल वैसे सेम मान लीजिए मीन पोजीशन। ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई। ये पॉजिटिव साइड एक्सट्रीम पोजीशन पहुंची, यानी कि बी मान लीजिए। फिर ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आई, देखिए फिर वापस से मीन पोजीशन पे आई, तो यहां पे पहुंच गई, वापस से मीन पोजीशन पे, फिर ये आगे की तरफ गई, सो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई, यानी सी पे। सी इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, बी इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, सो दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस तरीके से वेव आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, जैसे पेंडुलम अपना स्विंग करता रहेगा, सेम वही पोजीशन यहां बन रही है। तो बच्चे, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन टू एनी ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि बच्चे ये बन गया, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। और जब मैंने लिखा टू एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये भी आपका बन गया एम्पलीट्यूड। सिंपल। अगर आपने पेंडुलम समझ लिया तो आप वेव समझ लोगे। दोनों एक ही सिद्धांत के ऊपर, दोनों एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को कितना टाइम लगा, एक वेव को कितना टाइम मिला अपना लेंथ पूरा करने के लिए। समझिए जी, ये वेव चली और यहां तक एक वेव पूरी हो गई। एक वेव जो पूरी हो गई, ये उसने कितने टाइम पीरियड में पूरी करी? वो क्या हो सकता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, आधा सेकंड, 0.25 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसे निकालेंगे आप? वही पेंडुलम की तरह आप इसको देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और स्टॉप वॉच में आप टाइम देखेंगे कितने टाइम में हुए। सो टोटल टाइम कितना लगा उसको, कितने टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुए, डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम पीरियड आ जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल से डेफिनेशन है, ये समझ लिया तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू पास थ्रू एनी गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम। अब बच्चों टाइम है तो ऐसा यूनिट इसकी सेकंड होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तीसरी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक बहुत अच्छी टर्म है। फ्रीक्वेंसी जैसे आप रेडियो सुनते होंगे 99.3 रेड FM, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी क्या है उसको समझिए बेटा। अगर मैं आपसे कहूं या आपसे एक सवाल पूछूं कि जी हफ्ते में आप कितने दिन स्कूल जाते हो या जाते थे, तो आप कहोगे सर हफ्ते में संडे को छोड़ के मैं स्कूल जाता हूं, यानी 7 दिन में से 6 दिन आप स्कूल जाते हो। तो आपके स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 आउट ऑफ 7 डेज। 6 आउट ऑफ 7 डेज। अगर अब आपसे कोई पूछे कि जी इन 6 दिनों में आपके गेम्स पीरियड कब होते थे, आप कहोगे साहब गेम्स पीरियड तो 2 ही दिन होते हैं, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। एग्जाम्पल लिया है, ठीक है जी, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। तो मैं कहूंगा कि अब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ गेम पीरियड इज 2 days a week। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कि कितने अंतराल के बाद, कितने टाइम के बाद वही सेम चीज अपने आप को रिपीट करती है। इसको समझने के लिए समझिए कि एक पार्टिकल यहां है, 1 सेकंड में उसके ऊपर से कितनी वेव्स निकल गई। अगर 3 निकल गई तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 3 है, अगर 2 निकल गई तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 2 है, अगर 100 निकल गई तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 100 है, अगर 1000 निकल गई तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 1000। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ मीडियम। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। तो यहां पे हमने टाइम को सेट कर लिया कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स निकली। तो फॉर्मूला देखो बड़ा आसान हो गया, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी निकली अपॉन 1 करना ही, कि टाइम तो हमने 1 सेकेंड लिया।
सो अब अगर मैं 1 सेकंड से करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अगर 3/1 हुआ तो फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। यानी कि एक कोई चीज की रिपीट होने की टेंडेंसी क्या है, ठीक है जी, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये 3 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं 8th के हिसाब से भी और 8th के आगे भी। जब आप 9th में जाएंगे तो इन 3 टर्म्स के अलावा आप कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे, पर अगेन ये बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको आना बहुत जरूरी है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम को दिमाग में रख के आप बड़े आराम से उसको कंपेयर कर सकते हैं वेव के साथ। पेंडुलम जैसा बिहेव करता है, वेव भी वैसे बिहेव करता है, बिकॉज बोथ आर ऑसिलेटिंग। एंड व्हाट इज ऑसिलेशन? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज अगर समझ में ना आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बच्चों हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।